ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के 12 भावों के बारे में। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं या 12 घर कहते हैं, 12 खाने होते हैं। उस कुंडली 12 खाने से ही व्यक्ति के पूरे जीवन की कथा उसी में होती है। अब चूंकि लोगों को ज़्यादातर ये जानकारी नहीं होती है कि कौन से घर का क्या होता है, या उन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी ज्योतिषी से, ज्ञानी व्यक्ति से अपनी राशि पूछ ली, तो हम आज आपको उन 12 भावों के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये 12 भाव क्या क्या होते हैं, इनका क्या क्या फल होता है और इस घर का आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही इन्हीं 12 घरों से आप किस किन चीज़ों का विचार किया जाता है। तो आइए, पहला घर जो होता है उसको हम लोग लग्न भाव बोलते हैं। जन्म का जो व्यक्ति का, जैसे इसमें उस व्यक्ति का जो जन्म होता है तो उसी जन्म में कौन सा लग्न चल रहा है, कौन सा वहाँ पर ग्रह बैठा है, यह देखा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लग्न भाव। इस लग्न भाव में व्यक्ति के शारीरिक रूप, रंग और उसकी जो चमक दमक, सुंदरता, रूप, रंग सब लग्न भाव से देखा जाता है। लग्न भाव में जो भी ग्रह का स्वामी बैठता है या लग्न का मालिक लग्नेश जिस घर में बैठता है तो उसको देख के ही उसके आयु का भी निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा भी इसके द्वारा आप उसके जीवन में मुख्य मुख्य घटनाओं के बारे में भी जान सकते हैं। कुंडली में 3 त्रिकोण होते हैं, जिसमें पहला त्रिकोण लग्न भाव को भी माना जाता है। दूसरे भाव में धन भाव होता है, वाणी भाव होता है, कुटुंब भाव होता है और चाचा इत्यादि का जो विचार किया जाता है, ये हम जन्म कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं, यानी कि दूसरे घर से करते हैं। दूसरे घर में यदि कोई ग्रह बैठा है तो वो कैसा ग्रह है, मृदुल ग्रह है तो उसकी वाणी मृदुल रहेगी, उसके परिवार वालों के साथ उसके मृदुल व्यवहार रहेंगे। कड़क ग्रह जैसे कि मंगल, राहु, शनि आदि बैठे हैं तो उसके परिवार के साथ उसके संबंध थोड़े कड़वे रहेंगे। इसी प्रकार धन से संबंधित भी इस घर का से विचार किया जाता है। अब इस घर का मालिक कहाँ बैठा है, आप देखेंगे कि जब कोई जन्म कुंडली आपका बताता है, ज्योतिष बताता है, तो वो ये बताता है कि ये आपके धन भाव का मालिक इस घर में बैठा है तो आपको धन आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, वो आप अपने दूसरे घर से देख सकते हैं कि आपके दूसरे घर का स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है। तीसरा घर को हम पराक्रम स्थान बोलते हैं। ये पराक्रम स्थान भाई बहन स्थान होता है, खोज स्थान होता है, कोई खोजबीन करना है आप, रिसर्च, तो ये हम तीसरे घर से देखते हैं। तीसरे घर से देख के हम ये जान लेते हैं कि इस व्यक्ति के कितने भाई हैं, कितने बहनें हैं, इनके भाई के साथ संबंध कैसा है, बहन के साथ संबंध कैसा है, और यदि ये कोई चीज़ खोज कर रहे हैं, कोई पराक्रम, तो इन्हें आदमी साहसी है कि डरपोक है, या इसका शारीरिक, चूंकि ये अब हम आपको एक बार फिर बताते चलते हैं कि जो लग्न का भाव होता है वो आदमी के फेस, चेहरा के बारे में देखा जाता है। दूसरा भाव जो हमने आपको धन भाव बताया, यह धन भाव में उस व्यक्ति का जो काल पुरुष कहा जाए कि काल पुरुष के कंठ भाव का स्वामी होता है, इसलिए वाणी भाव। तो दूसरे घर से उसके कंठ स्थान का भी वर्णन किया जाता है। तीसरे घर से उसका चेस्ट और भुजाएं,
देखा जाता है, यह आप तीसरे घर से देखेंगे। उसका सीना कैसा है, चौड़ा है कि दुर्बल है कि क्या है, यह आप तीसरे घर से देखेंगे। साथ ही साथ उसके पराक्रम और साहस को भी तीसरे घर से देखा जाता है। तीसरे घर का स्वामी कहाँ बैठा है, उसका जब स्वामी जिस घर में बैठा है उस घर को देख के उस घर पे यानी कि इसके स्वामी पर कौन कौन से शुभ ग्रह या पापक ग्रह देख रहे हैं, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यह व्यक्ति कितना परिश्रमी होगा। कमजोर ग्रह है तो कामचोर होगा, मजबूत ग्रह है तो परिश्रमी होगा, आलसी होगा। ध्यान रखिए। चौथा घर, अब चौथा घर जो होता है वो माता, मित्र, मकान, सुख, वाहन के बारे में बताया जाता है, देखा जाता है। चौथे घर में अगर आप देखेंगे तो चौथे घर का स्वामी कौन से घर में बैठा है, साथ ही चौथे घर को कौन सा ग्रह देख रहा है, वो अच्छा ग्रह है तो अच्छा सुख मिलेगा, बुरा ग्रह है, पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह है तो यहाँ पर भी विघ्न बाधाएं बनी रहती हैं। इसलिए कुंडली देखते समय आपको जिस चीज में विशेष तकलीफ है जानकारी, उस ग्रह का स्वामी कहाँ बैठा है और उस घर को कौन ग्रह देख रहा है। यह चूंकि कुंडली में यह चौथा स्थान होता है जो आपको मैंने बताया, यह सीना से नीचे और उदर स्थान को माना जाता है, उदर के ऊपर के स्थान को। इसके द्वारा आप उस व्यक्ति के काल पुरुष के शरीर का वो अंग भी देख सकते हैं, उनका वो अंग कैसा होगा, वहाँ पर कोई रोग होगा नहीं होगा। यहाँ तक अब हम आपको पंचम स्थान बताते हैं। ये मूल त्रिकोण है। पंचम त्रिकोणों में जो दूसरा मूल त्रिकोण है वो पंचम विद्या भाव, संतान भाव, तंत्र मंत्र, नयन, मित्र स्थान आपके पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, उसको कौन सा ग्रह देख रहा है, साथ ही पंचम घर को कौन सा ग्रह देख रहा है, इससे आप उसके शिक्षा दीक्षा के बारे में बिल्कुल स्पष्ट और सटीक प्रिडिक्शन देंगे। साथ ही उनके संतान कितने होंगे, उन संतानों का उनका भाग्य कैसा होगा, उनके संतानों के रूप, रंग, आयु, यह पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव को देखने के बाद आप स्पष्ट रूप से ये बता सकते हैं कि यह व्यक्ति की कितनी बुद्धि है, कितनी विद्या है, ये चालाक है या मूर्ख है, यह आप पंचम घर से देखते हैं। इसको हम लोग मूल त्रिकोण कहते हैं। ऋषि मुनियों ने 3 मूल त्रिकोण बनाया, जिसमें दूसरा मूल त्रिकोण पंचम घर होता है। छठा स्थान, अब छठा स्थान रोग, शत्रु, कर्जा, मामा आदि के बारे में इससे विचार किया जाता है। छठा स्थान दुष्ट स्थान माना जाता है। कुंडली में यह पहला स्थान होता है जहाँ से दुष्ट की यानी कि यह जन्म कुंडली में न्यूनतम नुकसान करने वाला ग्रह है, इसलिए इस ग्रह का स्वामी जहाँ बैठता है उस घर को खराब करता है। इस घर में जो ग्रह बैठता है वो भी कमजोर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर भी ये देखा जाता है कि शुभ ग्रह है तो कमजोर फल होता है, अशुभ ग्रह है, पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह है तो उसका क्या प्रभाव होता है। साथ ही ये छठे घर का मालिक कहाँ बैठा है, जिससे हम यह आसानी से जान लेते हैं कि यह व्यक्ति को कर्ज होगा नहीं होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, इनके शरीर में कोई रोग होगा तो कौन सा रोग होगा, वो रोग कब ठीक होगा। साथ ही इनके मामा आदि के बारे में भी हम छठे घर से रीडिंग करते हैं। छठे घर का फलादेश
करते समय यह देखा जाता है कि चूंकि ये दुष्ट स्थान माना गया है, तो यहाँ का जहाँ स्वामी जिस घर में बैठता है उस घर को भी नुकसान करता है, बशर्ते कि वो छठे घर का स्वामी, अगर इसको त्रिक बोलते हैं 6, 8, 12, छठे घर का मालिक 8वें घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो तो इसके अच्छे शुभ फल होते हैं। इसी तरह 8वें घर का मालिक छठे में या 12वें में बैठा हो तो अच्छे फल होते हैं। इसको विपरीत राजयोग बताया जाता है। साथ ही अगर 12वें घर का भी मालिक इन त्रिक घर में बैठा है तो अच्छे फल होते हैं। यानी कि खराब घर का मालिक खराब घर में बैठ गया तो अच्छा फल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। सप्तम घर, अब जन्म कुंडली में चूंकि 7वां घर भी केंद्र का स्थान माना गया है, हम केंद्र के बारे में आपको आगे स्पष्ट बताएंगे। यह व्यापार, पत्नी और आपके यात्रा को भी इस घर से देखा जाता है। इस घर से आप कौन सा व्यापार करेंगे, उस व्यापार में आप कितने सफल होंगे, इसमें साझेदार भी जो पार्टनरशिपिंग होता है वो भी 7वें घर से देखा जाता है। 7वें घर से आपके जीवन साथी के बारे में देखा जाता है। आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका रूप रंग कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, वह आपके जीवन में कितने समय तक रहेगा या उसके जीवन में आपके आने से आपका भाग्योदय होगा या भाग्य का पतन होगा, यह आप 7वें घर से विचार किया जाता है। यह 7वें घर का मालिक कहाँ बैठा है, उस घर को आप देखकर ये आसानी से बता सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा। व्यापार के मामले में देखा जाए तो वो व्यापार करेगा या नौकरी करेगा, और अगर वो व्यापार करता है तो कितना सफल होगा। व्यापार भी अकेला करेगा कि पार्टनरशिपिंग में करेगा, यह सब चीज़ें हम 7वें घर से देखकर ज्ञात करते हैं। 7वें घर के ऊपर कौन से शुभ ग्रह देख रहे हैं या कौन सा पापक ग्रह देख रहा है, क्रूर ग्रह देख रहा है, तो वो देखकर हम आसानी से समझ जाते हैं कि कौन सा ग्रह के प्रभाव से इनके जीवन साथी के साथ कैसे संबंध रहेंगे, मधुर रहेंगे, कटुतापूर्ण रहेंगे या क्या रहेंगे, यह सब हम 7वें भाव से ज्ञात करते हैं। 8वां भाव, 8वां भाव मृत्यु स्थान, एक्सीडेंट का स्थान और रिलेशनशिप का स्थान भी 8वें घर को माना गया है। तो ये भोग स्थान होने के कारण यह स्थान लग्न कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कारण जान है तो जहान है। यदि आप सुरक्षित हैं तो सब कुछ जीवन में आपको पर्याप्त है। तकलीफ़ें आएंगी जाएंगी, लेकिन आपका जीवन सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। इसलिए इस घर को बहुत महत्व दिया गया है। आदमी और विशेषकर पति पत्नी के संबंधों के बारे में यहाँ पर विशेष प्रकाश डाला जाता है। 8वें घर से आदमी के शेयर, सट्टा, जुआ, लॉटरी आदि का भी यहाँ पर देखा जाता है। और इसके अलावा दुर्घटना, एक्सीडेंट भी 8वें घर से देखा जाता है। 8वें घर का स्वामी कहाँ बैठा है, 8वें घर को कौन सा ग्रह देख रहा है और 8वें ग्रह के स्वामी को कौन ग्रह देख रहा है, फिर उसके बाद हम आप या ज्योतिषी उसके आयु का निर्धारण करते हैं। इसके आयु जीवन में कब कब दुर्घटनाएं होंगी, वो दुर्घटना छोटी होगी कि बड़ी होगी, और साथ ही साथ ये गड़ा धन, व्यापार, शेयर, सट्टा में लाभ कमाएगा या हानि कमाएगा, आदि बातें हम 8वें घर से देखते हैं। 8वां घर ही एक ऐसा घर है जिसे शुरू भी यहीं और ख़त्म भी यहीं, क्योंकि यहीं से पति पत्नी का एक जीवन का जो आनंद भोग होता है वो 8वें घर से ही देखा जाता है। 9वां घर,
अब नवम घर यह मूल त्रिकोण का तीसरा घर माना गया है। भाग्य स्थान होता है, ये धर्म स्थान होता है और दूर की यात्रा आदि के बारे में हम नवम भाव यानी भाग्य भाव को देखते हैं। भाग्य भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, भाग्य भाव के स्वामी का प्रभाव तब देखा जाता है कि इस घर को कौन सा ग्रह देख रहा है, इस घर का स्वामी कौन से ग्रह के साथ बैठा है। इससे हम यह अनुमान लगाते हैं, पता करते हैं कि यह व्यक्ति धार्मिक होगा या नहीं होगा। धार्मिक होगा तो कितना धार्मिक होगा, इसका भाग्य इसको साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, और साथ ही साथ यह अपने जीवन में कितनी ऊंचाई तक उन्नति करेगा। विशेषकर वृद्धावस्था में ये धार्मिक होगा या अधार्मिक होगा, दोनों चीज़ों का हम नवम घर यानी कि ये तीसरा मूल त्रिकोण है से ज्ञात करते हैं और इससे आसानी से जान लिया जाता है कि यह व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। यहीं से शत्रुता और मित्रता का भी प्रभाव मिल जाता है कि यह व्यक्ति भगवान के प्रति कैसी आस्था रखता है। जैसी श्रद्धा वैसे लाभ, यह नवम घर से देखा जाता है। दसम घर, दसम घर को पिता स्थान, कर्म स्थान, नौकरी चाकरी, मान सम्मान, प्रसिद्धि के तरह देखा जाता है। दसम घर केंद्र का चौथा केंद्र का घर होता है। इस घर को देखने से ये देखा जाता है कि इस घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, साथ ही इस ग्रह का स्वामी कहाँ बैठा है, उसके ऊपर कौन से ग्रह देख रहा है, वो ग्रह कैसा है, इस ग्रह के स्वामी का मित्र है कि ग्रह का स्वामी के शत्रु है, वो क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह है, शुभ ग्रह है, स्त्री ग्रह है, पुरुष ग्रह है। तो ये देख के हम अनुमान लगाते हैं, बताते हैं, जानकारी लेते हैं ये व्यक्ति किस क्षेत्र में नौकरी करेगा, इसका इनके पिता के साथ कैसा संबंध रहेगा, साथ ही साथ इनका इनके अधिकारियों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, और उसके अलावा भी हम ये जान लेते हैं कि इनका कब कब उन्नति प्रमोशंस होगा। साथ ही साथ यहीं से ये भी देखा जाता है कि ये नौकरी चाकरी इनका लास्ट तक चलेगा, रिटायरमेंट तक चलेगा या बीच में ही उसमें विघ्न बाधा आएगी। ये हम सब दसम घर से देखते हैं। दसम घर में कौन से ग्रह देख रहे हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, बहुत आसानी से ज्ञात किया जाता है। 11वां स्थान लाभ स्थान है। यहाँ बड़े भाई का भी स्थान माना गया है और लाभ स्थान विशेषकर आप व्यापार बिजनेस जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं या अन्य कोई भी कार्य कर रहे हैं, उससे आपको कितना फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, यह आप 11वें भाव से देखा जाता है। 11वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, 11वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। अगर 11वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो वो पंचम घर को यानी विद्या बुद्धि भाव को देख रहा है। वो ग्रह कैसा है, इसके कारण इसका व्यक्ति का पढ़ाई लिखाई संतान जो आपको मैंने पंचम भाव का बताया, वो 11वें घर से भी आप अनुमान लगाते हैं। यह व्यक्ति शेयर सट्टा आदि क्षेत्र में लाभ कमाएगा या नुकसान उठाएगा, या अपने व्यापार में ये कैसा कैसा कार्य करेगा, कितना फायदा करेगा, ये सब हम लोग 11वें भाव लाभ भाव से देखते हैं। लाभ भाव के बाद अलावा भी हम इनके बड़े भाई की भी बारे में 11वें भाव से पता कर लेते हैं, बड़ा भाई है नहीं है तो इनके बड़े भाई के साथ कैसा व्यवहार है, आगे कब तक ये इन दोनों का संबंध रहेगा, आदि आदि बातें जो हैं वो 11वें घर से देखा जाता है। 12वां घर, अब 12वां घर मोक्ष का घर होता है। अंत भला तो सब भला।
इससे आप विदेश की यात्रा देखते हैं, खर्चा भाव देखा जाता है, और साथ ही साथ दूर दराज की यात्रा, विदेशों की यात्रा, ये सब हम 12वें घर से देखते हैं। 12वां घर भी त्रिक स्थान में ही आता है, शुभ स्थान ये नहीं माना जाता है। लेकिन यह मैंने आपको पहले भी बताया कि 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठ गया तो उसके अच्छे परिणाम होते हैं। इसके अलावा ये जिस घर में बैठ गए उस घर को नुकसान करते हैं। 12वां घर से हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति यात्रा करेगा तो कैसी यात्रा करेगा, समुद्र की यात्रा करेगा या हवाई जहाज़ से यात्रा करेगा या पैदल की यात्रा करेगा, ये यात्रा धार्मिक होगा या अधार्मिक होगा, किस उद्देश्य के लिए होगा, आदि सब चीज़ें हम 12वें घर से देखते हैं। साथ ही साथ यह व्यक्ति का मोक्ष होगा या नहीं होगा, आदि आदि बातें भी हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में वर्णित कर रखा है। उसके आधार पर हम सब लोग इस घर का फलादेश करते हैं। अब हम आपको चूंकि कुंडली में एक बार थोड़ा और संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। कुंडली में पहला घर यानी लग्न, शरीर, ये केंद्र होता है। कुंडली में 4 केंद्र होते हैं। पहला घर लग्न, दूसरा केंद्र सुख स्थान, चौथा भाव को सुख, माता, मित्र, मकान, ये भी केंद्र में माना जाता है। तीसरा केंद्र सप्तम भाव होता है, पत्नी, व्यापार, बिजनेस, ये तीसरा केंद्र होता है। और चौथा केंद्र होता है दसम घर, पिता, मान, सम्मान, प्रसिद्धि। इसलिए कुंडली में 4 केंद्र होते हैं। अगर केंद्र खाली है, केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानी उठाता है और बहुत दुखी रहता है। ऐसी कुंडली के बारे में बाद में हम बताएंगे। बस ये जान लो कि केंद्र अगर खाली है तो व्यक्ति राजा के घर में भी जन्म लिया है तो भी एक दिन उसे बहुत दुर्दिन देखने पड़ते हैं। मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण में पहला स्थान जो लग्न आपको बताया शरीर, दूसरा पंचम विद्या भाव संतान, और तीसरा भाग्य धर्म स्थान। यह कुंडली में 3 त्रिकोण होते हैं। यदि केंद्र खाली है परंतु त्रिकोण में भी कोई ग्रह बैठे हैं तो वह कुंडली की कुछ कमियों को सुधार हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि अगर केंद्र में खाली है, कोई ग्रह नहीं है, और मूल त्रिकोण में कोई ग्रह बैठा है तो थोड़ा उसमें फिर अच्छा फलादेश होता है। यदि केंद्र भी खाली, त्रिकोण भी खाली, तब उसके कुंडली के बारे में जो प्रेडिक्शन करना है अलग बात है, लेकिन वो बड़े दुखदाई कुंडली हो जाती है, वो हम अलग करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन इसके बाद फिर दशा आदि के बारे में होता है कि कौन से ग्रह का कौन सा दशा आता है तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है। अब चूंकि लोगों ने पंडित जी से, ज्योतिष जी से पूछ लिया हमारा कौन सी राशि है, पंडित जी ने बता दिया, लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं जान पाता है कि राशि बनती कैसे है। तो हम आपको बताते हैं, चंद्रमा जिस राशि में बैठता है वो उसकी राशि कहलाती है। पहली राशि होती है मेष राशि, दूसरी होती है मेष का जो सिंबल है वो भेड़ होता है। दूसरी राशि होती है वृषभ राशि, वृषभ राशि का सिंबल होता है बैल होता है। तीसरी राशि होती है मिथुन, इसमें 2 जोड़ों का सिंबल होता है। चौथी राशि होती है कर्क यानी केकड़ा, ये इसका सिंबल होता है। पंचम राशि सिंह होती है, सिंह मतलब शेर, इसका सिंबल शेर होता है। छठी राशि कन्या राशि होती है, इसका सिंबल कन्या होती है। सप्तम राशि तुला राशि होती है, इसका सिंबल तराजू होता है, न्याय। 8वीं राशि वृश्चिक होती है, वृश्चिक राशि बिच्छू इसका सिंबल होता है। 9वीं राशि धनु राशि होती है,
इसका आधा पुरुष आधा घोड़े का सिंबल होता है और वो धनुष बाण लिए रहता है। दशम मकर होता है। मकर का सिंबल आप जानते हैं मगर का होता है और ये इसका सिंबल मकर होता है। 11वें सिंबल कुंभ का सिंबल घड़ा होता है। और 12वीं राशि मीन राशि होती है जिसमें 2 मछलियों का सिंबल होता है। यह सिंबल आप आकाश मंडल में अगर देखेंगे तो आप गौर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही सिंबल के तारे आपको दिखेंगे और उनको आप जोड़कर जो बनाओगे तो वैसा ही सिंबल आपको दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इस समय ये राशि चल रही थी तो इस व्यक्ति का ये राशि हुआ, यानी कि चंद्रमा जिस राशि में चल रहा है वो व्यक्ति के जन्म के समय वो ही राशि होती है और आगे चलकर उसी राशि का फलादेश किया जाता है। और इसके अलावा भी सूर्य की राशि होती है। सूर्य जिस राशि में 14 तारीख से लेकर 15 तारीख तक वो एक राशि में रहता है लगभग। तो जिस समय सूर्य जिस राशि में रहता है वो राशि ही उसकी राशि मानी जाती है। तीसरी चीज जो उसका लग्न होता है, लग्न के आधार पर भी उसको फलादेश किया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया। साथ ही साथ जो लोग उसका नाम रख देते हैं, जैसे राशि नहीं पता है फिर भी लोगों ने कुछ उनकी घर की बहन बेटियों ने अपने बच्चों का नाम ऐसा रखा तो वो नाम से जो राशि बनती है फिर उस राशि से फलादेश किया जाता है। तो ये जो राशि है इसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी रखनी चाहिए कि आपकी राशि क्या है, उसका सिंबल क्या है और उसके क्या क्या गुण और अवगुण होते हैं। मित्रों, मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को आज 12 राशियों के बारे में, कुंडली के बारे में एक संक्षिप्त फलादेश के बारे में बताया है। अगर आप लोगों को अपनी व्यक्तिगत कुंडली के बारे में दिखाना है, कुछ जानना है तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के और अपना कुंडली दिखा सकते हैं। नमस्कार।